आदाब, मैं मोहिउद्दीन आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास शख्सियत हुसैन दलवाई साहब मौजूद हैं। हुसैन दलवाई साहब जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो है वो गुज़िस्ता दिनों एक किस्म का सियासी तलातुम बरपा रहा और इस तलातुम को जो है वो ख़त्म हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, नई सरकार आई है। जानते हैं हुसैन दलवाई से कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है वो कितना चल पाएगा और आखिर क्या वजह थी कि कांग्रेस को जो है वो शिवसेना जैसी हार्डकोर हिंदुत्वा आइडियोलॉजी वाली पार्टी से इत्तेहाद करना पड़ा। बहुत खैर मकदम है आपका हुसैन दलवाई साहब। एक बात ये बताइए कि जो सियासी तूफ़ान मचा हुआ था महाराष्ट्र की सियासत में वो थम चुका है और अब वो वज़ीर आला की हैसियत से हमारे जो शिवसेना के लीडर हैं, बहुत ही पहुँचे हुए लीडर उद्धव ठाकरे, उन्होंने जो है वो ओहद ले लिया है, शपथ ले ली है। मुझे आपसे ही जानना है कि आखिर कांग्रेस की मजबूरी क्या थी कि उसको जो है वो शिवसेना के साथ हाथ मिलाना पड़ा और सियासत में जो है वो इत्तेहाद करना पड़ा। नहीं, ये देखिए कि शिवसेना एक अलग विचारों की थी, अलग ख्यालात की थी, इसलिए उसको ये सब करने में देर लगा, ये सही बात है। लेकिन सोनिया जी ने आखिर इसका निर्णय लिया। इसका एक वजह यह है कि शिवसेना ये रीजनल फोर्स है, खाली महाराष्ट्र के हद तक है, वो ऑल इंडिया का फोर्स नहीं है। बीजेपी ऑल इंडिया का फोर्स है और बीजेपी के पीछे आरएसएस नाम का एक बड़ा संगठन है जो 1925 में उसका नींव डाली गई थी। वैसे शिवसेना के पीछे और कोई है नहीं। दूसरी बात ऐसी है कि तो भी ये निर्णय लेने में थोड़ी दिक्कतें हुई, ये सही बात है, लेकिन खाली दिक्कतें जो देर हुआ उसको खाली कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है ऐसा नहीं। शरद पवार साहब भी बोल रहे थे कि इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा, सारे मुद्दे थ्रैश आउट होने चाहिए, इसलिए उसको देर हुआ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि सबसे अहम बात ये थी कि बीजेपी को बाजू रखना। ऑल इंडिया लेवल के ऊपर बीजेपी है, आरएसएस उसके पीछे है, आरएसएस की कई संगठन उनके साथ है और हर दिन लोगों को तकलीफ देने का काम करते हैं। देश में एक तरह से जो विकास हो रहा था, तरक्की हो रही थी नेहरू जी के ज़माने से, वो तरक्की ख़त्म करने का काम वो कर रहे हैं और खाली मुद्दे इस तरह के लेते हैं, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा लगाने का, क्रिश्चियनों का हिंदुओं का लगाने का, दलितों का और हिंदुओं का लगाने का, इतना ही काम करते थे। जज्बाती सवाल उठाना और पूरी इकोनॉमी दूसरी तरफ डीमोनेटाइजेशन करके इकोनॉमी पूरी ख़त्म की है उन्होंने और उसके ऊपर उतने ही ठहरे ऐसे नहीं, जीएसटी लगाए, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई। तो इससे कहाँ न कहाँ देश को बाहर निकालना चाहिए। मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि आपके नज़दीक जो है वो आइडियोलॉजी की अहमियत नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों ने जो है वो हमेशा से शिवसेना के खिलाफ बयान देते आए हैं। शिवसेना को जो है 50 साल हो चुके हैं। 50 साल की तारीख देखें तो हमेशा जो है वो कांग्रेस ने एक किस्म की तनकीद करती आई है, लेकिन वो 50 साल तनकीद जो है वो माफ़ हो गई आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप थोड़ा सा, मैं थोड़ा इसकी तारीख बताऊँगा। ऐसा कि बाला साहब ठाकरे जब थे तब की शिवसेना और अभी की शिवसेना में जो फ़र्क पड़ा है ना, वो ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। पहले वो शिवसेना ये शिवसेना थी, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी। बाला साहब वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वैसे एक स्टेम्पो बोलते थे, कभी कभी गलत भी बातें बोलते थे, लेकिन उन्होंने एक संगठन बनाया और संगठन किसके लिए बना? मराठी लोगों के सवालात लेके और महाराष्ट्र के सवालात लेके बना। उद्धव ठाकरे जी आने के बाद उन्होंने उसको एक पार्टी का स्वरूप दिया, पॉलिटिकल पार्टी बनाया उन्होंने। मतलब और पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद बहुत सारे मुद्दे उन्होंने पीछे रखे, जैसे कि हिंदुत्ववाद की बात आप करते हैं। बीजेपी का हिंदुत्ववाद, आरएसएस का हिंदुत्ववाद और शिवसेना का हिंदुत्ववाद में बहुत फर्क है। सोनिया गांधी इस पर राजी नहीं थी, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया था और आप लोग जो है वो कांग्रेस के नेता शरद पवार जी बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे। सोनिया गांधी जो है वो अगर हिंदुत्व की पार्टी नहीं है शिवसेना, तो सोनिया गांधी के नाराज़ होने की वजह क्या थी? सोनिया गांधी क्यों इत्तेहाद नहीं करना चाहती? नहीं, वही बात करता हूँ। ऐसा उमाई कि वो हिंदुत्ववादी है कि नहीं, ये सवाल नहीं। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कहा उनका हिंदुत्ववाद और इनका हिंदुत्ववाद
अलग है। उनका हिंदुत्ववाद बिल्कुल वो फंडामेंटल बात है, इनका हिंदुत्ववाद फंडामेंटल बात नहीं, पॉलिटिकल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व चल सकता है? सॉफ्ट हिंदुत्ववाद ये मैं बिल्कुल मानता नहीं। सॉफ्ट हिंदुत्व आपके नजदीक काबिल कबूल है कांग्रेस के नजदीक, और हार्ड हिंदुत्व कबूल नहीं है, ये आप ये कह रहे हैं साफ साफ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहा। मैं सॉफ्ट हिंदुत्ववाद और हार्ड हिंदुत्ववाद ऐसी अलग करता है नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। इस तरह का बोलना ही गलत है। वो हिंदुत्ववादी कुछ बातें जरूर उठाते हैं, लेकिन उनका हिंदुत्ववाद में जो बात है वो एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी दलित है। इनका हिंदुत्ववाद इस तरह का नहीं। इनके साथ मुसलमान हमेशा रहे हैं, मुसलमानों को उन्होंने बाला साहब ठाकरे ने मुसलमानों के खिलाफ जो है वो कई स्टेटमेंट दिए हैं। 1992 के फसाद में जो है वो शिवसेना का रूल बहुत अहम रहा है। आप जहाँ रहते हैं बहरामपाड़ा, इस बहरामपाड़े ने जो है वो 1992 के दंगे देखे हैं, यहाँ पर मुसलमानों की जान माल का नुकसान देखा है, उसमें शिवसेना का हाथ था। बाबरी मस्जिद की शहादत के ताल्लुक से जो है वो कहा जाता है कि शिवसेना ने बहुत अहम रोल अदा किया था, बाला साहब ठाकरे ने इसको माना है। तो क्या आप ये तारीख सब भूल चुके हैं सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में? जवाब दीजिए इसका। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही इस तरह की बात आप करते हो, बिल्कुल नहीं। आपके मालूमात के लिए 92 में सबसे अगर किसका नुकसान हुआ होगा तो मेरे फैमिली का है, मेरे परिवार का बड़ा नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन जिंदगी में मैं पहले दफा हुआ वो 92 में हुआ। मुझे कहा गया कि आप कुछ दिन तो के लिए यह घर छोड़ के कहाँ और जाइए। मुझे यहाँ से उठ के माहिम में मेरे ससुराल में जाना पड़ा। ये ऐसी कोई बात नहीं कि शिवसेना की वजह से मुझे कुछ नुकसान हुई। उन्होंने मुझे मारा भी है एक इलेक्शन में। उनके खिलाफ मैंने जब साउथ इंडियन लोगों के खिलाफ उन्होंने होटल वोटल जलाने का काम किया था, तब मैंने उनके खिलाफ अमन मोर्चे भी निकाले। इसके बावजूद जरूरत क्या पड़ी हुसैन दलवाई साहब को कि उन्होंने जो है वो सोनिया गांधी को खत लिखा और इस बात की तरफ कन्विंस किया कि शिवसेना के साथ इत्तेहाद होना चाहिए? एक सवाल और जोड़ रहा हूं मैं आपके इस सवाल के साथ। देखा गया है कि महाराष्ट्र कांग्रेस की जो अपर लीडरशिप है, जो मजबूत लीडरशिप है, वो खुद चाहती थी कि शिवसेना के साथ इत्तेहाद हो। इसकी वजह क्या है ये बताइए आप। इसकी वजह यही है, एक तो बीजेपी को बाजू रखना, ये सबसे अहम बात है, ध्यान में रखिए। आज ऑल इंडिया लेवल के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ और यहाँ के सारे लोगों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ राजनीति कौन कर रहा है? शिवसेना नहीं कर रही है, बीजेपी कर रही है। और ऑल इंडिया उनकी पार्टी है, उनकी आरएसएस ऑल इंडिया है और आरएसएस की कई संगठन है। किसने क्या खाना, किसने क्या पहनना, टोपी पहनना कि नहीं पहनना, दाढ़ी रखना कि नहीं रखना, छोटी छोटी बातों के ऊपर लोगों को तकलीफ देना। आप जो है सुनिए मेरा। और दूसरी बात ऐसी है कि शिवसेना बाला साहब के बाद जब उद्धव ठाकरे उसके नेता बने, उन्होंने इस तरह का कभी फसाद किया क्या? इस तरह की बातें की उन्होंने कभी नहीं की। हाँ, मंदिर का बात उन्होंने किया, ठीक है, खत्म हो गया ना मंदिर का बात। सवाल एक ये है कि ये लोग बता रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे कि बीजेपी जो है वो आपके लीडरान के खिलाफ करप्शन के चार्जेस में इंक्वायरी करने वाली थी। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती तो कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडरान हैं, अशोक चौहान से लेकर के और छगन भुजबल से लेकर के अजीत पवार तक जो है वो सबकी इंक्वायरी होती और सबको जेल जाना पड़ता। तो उसी वजह से आप लोगों ने जो है वो बीजेपी को रास्ता नहीं दिया ताकि आपके जो बड़े लीडरान हैं उनके खिलाफ जो है वो मोर्चा ना खोल पाए बीजेपी। और आप मुसलमानों को बीच में ला रहे हैं बार बार। आप मुसलमानों को बीच में लाके सियासत करते हैं। छोटे मुद्दे के लिए ये सब हो रहा है, पे तो ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र बचाना ये सबसे अहम बात थी और महाराष्ट्र बचते बचते देश को बचाना ये अहम बात है। बिल्कुल बिल्कुल छोटे मुद्दे हैं। अच्छा, छोटे मुद्दे, बिल्कुल आइडियोलॉजी की बात अगर मैं करता हूं आपसे, आइडियोलॉजी की बात करता हूं, आप ये कह रहे हैं कि मतलब शिवसेना जो है वो चेंज हुई है, तब्दील हुई है। वक्त हो चला, छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। हुसैन दलवाई साहब से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिवसेना ये कह रही है कि किसी भी किस्म का डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, किसी भी किस्म का जो है वो इम्तियाज़ नहीं बरतेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हम सवाल करेंगे हुसैन दलवाई साहब से कि अगर इम्तियाज़ की बात नहीं हो रही है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो है वो मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ का जिक्र क्यों नहीं है? ये सवाल का जवाब जानेंगे हुसैन दलवाई साहब से इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद है हुसैन दलवाई साहब। हम इनसे जो है वो रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं शिवसेना कांग्रेस के इत्तेहाद के ताल्लुक से और महाराष्ट्र के मुस्तकबिल के ताल्लुक से। दलवाई साहब, एक बात ये बताइए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है वो इत्तेहाद हुआ है,
लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो है वो ना ही मुसलमानों का जिक्र है, ना ही माइनॉरिटीज़ का जिक्र है, और ना ही जो है वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की गई है। आप तो हमेशा कहते थे कि सबको इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुसलमान छूट गए यहाँ पे सर। ऐसा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना उसमें मुसलमानों की शिक्षा की बात की है, सबसे बहुत बड़ी महत्व की बात है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अक़लियतों की एजुकेशन की बात नहीं हुई है सर, सबकी एजुकेशन की बात हुई है। मैं बताऊं आपको, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो है वो एसटी की बात हुई है, एससी की बात हुई है, ओबीसी की बात हुई है, लेकिन माइनॉरिटी लफ्ज का उल्लेख उसमें नहीं है, उसमें मौजूदगी नहीं है। ये मैं आपको बोलता हूँ, एजुकेशन के बारे में उन्होंने साफ कहा है, माइनॉरिटी जो मिनिमम प्रोग्राम है उसमें भी ये बात है। आप जरा मानिए, आपको किसी कहाँ से पढ़े आप मुझे मालूम नहीं, लेकिन रिजर्वेशन के बारे में भी कहा गया है कि ठीक है, रिजर्वेशन भी मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन देने के लिए वो भी तैयार है। एक बात ध्यान में रखिए, एनआरसी के बारे में भी उन्होंने स्टैंड लिया कि हम एनआरसी के विरोध में हैं। ये ऐसा है कि यहाँ सब लोगों को लेके चलने की बात, ये सबसे महत्व की बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। और वही बात, ये सबसे महत्व की बात है। यहाँ मुसलमानों का नाम लिया है, हिंदुओं का नाम लिया है, ऐसा कुछ है क्या? सब लोगों को साथ में लेके जाना है, और सब लोगों को लेके जो पिछड़े हैं उनको साथ में लेने की बात की है। जैसे कि स्कॉलरशिप की बात की गई है, जो आज पीछे हुए एजुकेशन में उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसमें मुसलमानों को टाला नहीं जाएगा। ये ध्यान में रखिए, सबको लेके चलने की एक भूमिका उन्होंने ली है, और वो सबसे अहम भूमिका है, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, एक बात ये बताइए कि उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में जो है वो कितने मुस्लिम मंत्री होंगे? नाम बताइए उनका। नहीं, वो अभी मैं कैसा बताऊं कोई कितने होंगे क्या होते, क्योंकि मैं लेकिन अभी चर्चा शुरू होंगी ना कांग्रेस में, लेकिन कौन आ सकता है? एनसीपी से कौन आएगा, कांग्रेस से कौन आ सकता है वो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन 2-3 मंत्री जरूर होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। 3 मंत्री जो है वो 3 वज़रा जो है वो कांग्रेस के होंगे और 3 एनसीपी के, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पूरे कैबिनेट में शिवसेना का भी एक मंत्री होगा, हमारा एक होगा, उनका एक होगा, और एक ज्यादा भी हो सकता है। एक बात ये बताइए दलवाई साहब, महाराष्ट्र में जो है वो मुसलमानों की तादाद 12% है, लेकिन हमेशा जो है वो उनको नुमाइंदगी कम क्यों मिलती है? रिजर्वेशन आप दे नहीं रहे हैं, आप जो है वो एमएलए की सीट देते नहीं हैं, आप जो है वो विधानसभा की सीट देते नहीं है, आप जो है वो मिनिस्ट्री देते नहीं है, तो मुसलमानों का आप सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये अभी ऐसा, ये सवाल जो है ना बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा है, और बिल्कुल करेक्ट सवाल है। लेकिन ये शिवसेना की वजह से हुआ क्या? हमारी सरकार थी तब क्यों नहीं ये किया गया? ये तो मैं पूछता हूँ ना, मेरे सरकार को, मेरी पार्टी को भी पूछता हूँ, क्या आप उनको सत्ता में किस ढंग से, हुकूमत में किस ढंग से लेते हैं, उसके ऊपर सब है। मुसलमानों की डरने की बात नहीं, मुसलमानों को साथ में लीजिए। और मैं मुसलमान मेरे भाइयों को भी कहता हूँ, हमेशा मजहबी सवाल मत उठाइए, उठाइए आपका एजुकेशन का सवाल, आपका मुसलमानों का नौकरियों का सवाल, उनके इंडस्ट्री का सवाल, उनके घरों का सवाल, ये मुसलमानों के सवाल है। मुसलमानों ने जो है वो इन्हीं सवाल को उठाते उठाते जो है वो आगे बढ़े हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमको क्या दिया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थमा दी, जिसमें कहा गया है कि 50 साल के अरसे में जो है मुसलमान सबसे ज़्यादा पसमानदा है। हमारे हाथ में रिपोर्ट आती है महमूद रहमान कमीशन की, जिसमें कहा गया है कि मुसलमान जो है वो दलित से ज़्यादा बदतर है। हुकूमत तो आप कर रही है ना? नहीं, लेकिन आपने जो मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट नहीं किया है, आप भी जिम्मेदार। ये तो मानना पड़ेगा, आप जिम्मेदार मानते हैं? ये तो मानना पड़ेगा, आप जिम्मेदार मानते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि सच्चर कमेटी लाई किसने? कांग्रेस ने लाई ना। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट लोगों के हाथ में 1 महीने के अंदर दिया गया। ये पहले कभी नहीं हुआ, जरा सुनिए, मेरा सुनिए तो, पहले कभी भी नहीं हुआ कि रिपोर्ट आया और मैं तो मोर्चे निकाले कि रिपोर्ट जल्दी आना चाहिए, लेकिन मोर्चे निकालने के पहले ही मनमोहन सिंह जी ने सिग्नेचर कर रिपोर्ट लोगों के हाथ में रखा। ये हुआ, और रिपोर्ट के जरिए कुछ न कुछ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता रहा, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। मुसलमानों को बड़े पैमाने पे स्कॉलरशिप दी गई, अलग मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई, उसके जरिए मुसलमानों के को विकास के लिए अलग फंड दिया गया। इस गवर्नमेंट में अगर मुसलमानों के विकास की बात की जाएगी तो इस तरक्की में जो है वो क्या महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसको नजर में रखा जाएगा? जरूर नई कमेटी बनाई जाएगी, जरूर रखा जाएगा, सच्चर कमेटी को निगाह में रखा जाएगा, जरूर रखा जाएगा। वक्फ का मामला है, वक्फ हमारे हाथ में है ना, लेकिन हम क्या करते हैं?
वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी बड़े पैमाने लूटी गई, वो खाली कोई शिवसेना जिम्मेदार थी उसको? कांग्रेस भी जिम्मेदार थी? कांग्रेस भी जिम्मेदार थी और सबसे जिम्मेदार मुसलमान थे, हम लोग थे, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें तब्दीली होनी चाहिए। मैं तो मांग कर रहा हूं कि कौन सी भी हालत में प्रॉपर्टी हमारी कितनी है, क्या है, उसका एक दफ़ा जांच होना चाहिए। अगर ऐसी इस तरह से हड़प की हुई प्रॉपर्टी होगी तो वो प्रॉपर्टी वापस लेनी चाहिए, उससे कुछ आमदनी होनी चाहिए और मुसलमानों के इसके लिए विकास के लिए वो मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप जो बात कह रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन इस गवर्नमेंट में होगा। मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी वापस आएगी और वक्फ की प्रॉपर्टी वापस आने के बाद जो किराया उनको मिलेगा उसकी तरक्की होगी। ये आपकी बात जो है वो बात नहीं साबित होगी बल्कि इस पे अमल होगा, ये उम्मीद है हमको, और ये रिकॉर्ड हो रही है बात। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि आप मुसलमानों को रिजर्वेशन कैसे देंगे, किस बुनियाद पर देंगे? मराठा को रिजर्वेशन दिया गया और मराठा रिजर्वेशन देने के बाद जो है वो महाराष्ट्र का रिजर्वेशन लेवल जो है वो 50% से 50% से ज़्यादा हो गया है, तो आप मुसलमान तो बचता ही नहीं है इसमें। मराठाओं को रिजर्वेशन दिया गया, वो कोर्ट में है, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं। मेरा कहना ऐसा है, रिजर्वेशन नौकरी में और इसमें देने के बजाय पहली रिजर्वेशन एजुकेशन में दीजिए। और ये जो हमारी नज़र है ना, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये करने के बजाय सबका विकास कैसा होगा ये देखिए। मराठा समाज में गरीब लोग बड़े पैमाने पे हैं, उनका क्या करने का वो सोचना चाहिए। मराठा मैं बोलता हूँ, अमीर मराठाओं की बात नहीं करता, मुसलमानों की बात मैं जो करता हूँ तो अमीर मुसलमानों की बिल्कुल नहीं करता। गरीब मुसलमान है, उनको एजुकेशन ठीक ढंग से कैसा मिलेगा वो देखिए। उनकी स्कूलों का क्या होगा देखिए। बहुत सारी स्कूलें उनकी बंद की गई, उनकी स्कूलों को मदद नहीं की जाती, वो कैसी दी जाएगी। और उनको भी एजुकेशन में ऐसा दूसरा समाज है वैसा उनको भी साथ में लेने के, दलित और आदिवासियों को जिस ढंग से ये किया गया, आगे लाने की कोशिश की गई, वैसे मुसलमानों को भी करना चाहिए, ये मेरा कहना। और उसने ये सरकार ज़रूर करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बहुत ही अहम लीडर हुसैन दलवाई साहब। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है। हुसैन दलवाई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ मौजूद हैं। महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ नेशनल पॉलिटिक्स पे बात हो रही है और मुसलमानों के मुद्दों पर बात हो रही है। दलवाई साहब एक बात ये बताइए कि क्या जो असर महाराष्ट्र की सियासत पे हुआ है वो असर जो है वो अयोध्या फैसले के बाद हिंदुस्तान की सियासत पे होगा? जो गठबंधन यहाँ पर हुआ है, जो हिंदुत्व को लेकर बात हुई है यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी के साथ, कि उसके असरात जो है वो दूसरे राज्य में, दूसरे रियासत में होंगे। अभी जो है वो इलेक्शन आने हैं बंगाल में अलग अलग जगहों पर और वोटिंग भी हो रही है अलग अलग जगहों पर, तो क्या उसके असरात जो है पड़ने वाले हैं? क्या मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होंगे। और मेरा तो यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग जगह जो रीजनल पार्टीज हैं उनको साथ लेके ये फैसिस्ट फोर्स जो है आरएसएस वाला, उसके खिलाफ एक राजनीति करना बहुत ज़रूरी है। आज सबसे इस देश को धोखा अगर कोई है तो फैसिस्ट फोर्स का है। ये हिटलर की रास्ते से जा रहे हैं, उनको रोकना बहुत। लेकिन वो फासिस्ट फोर्सेस जो है, वो फासिस्ट लीडर जो है वो कांग्रेस में भी तो रहे ना सर। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के राज्य में, जब कांग्रेस हुकूमत में थी उसमें जो है वो महाराष्ट्र में धुलिया फसाद हुआ है, मालेगांव फसाद हुआ है, नंदुरबार फसाद हुआ है, मुंबई फसाद हुआ है। ये फसादात जो है वो तो कांग्रेस के दौर में हुए हैं। फिरका परस्ती तो कांग्रेस में भी रही है। नहीं। और दूसरी बात ये है कि देवेंद्र फडणवीस का पिछला 5 साल आप देखिए, फसाद करने वाले, फसाद जो है वो नहीं मिलेगा आपको सिवाय औरंगाबाद। पर सही बात है ना, फसाद करने वाले ही सत्ते पे थे इसलिए फसाद नहीं हुआ। फसाद कौन करता था? कांग्रेस वाले फसाद नहीं करते थे, ध्यान में रखना। मतलब करवाते थे कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस जब फसाद होता था तो कांग्रेस की हुकूमत जो है अपनी आंखें बंद क्यों कर लेती थी? नहीं, कांग्रेस की नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सही बात नहीं। मालेगांव फसाद है, धुलिया फसाद है, नंदुरबार फसाद है, मुंबई फसाद है, भिवंडी फसाद है। मैं जो है आपको जो है वो गिन के बता सकता हूँ। ये मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। कांग्रेस फसाद के खिलाफ रही है हमेशा, उसके इंक्वायरी की गई है, उसको सजा देने का काम कांग्रेस ने किया है। और आज भी मैं कहता हूँ, आज भी मेरा डर, सबसे बड़ा डर यह है कि वो लोग दूसरा तीसरा कुछ नहीं, उनके हाथ में खाली एक ही हथियार है, वो फसाद का हथियार। जरा सुनिए मेरा, एक ही हथियार है। और इसीलिए यहाँ की होम मिनिस्ट्री है वो सबसे अहम होम मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्टर पक्का होना चाहिए और यहाँ
कांग्रेस का होगा तो बहुत अच्छा होगा। जो भी होगा उसने पहले महाराष्ट्र में कोई भी इस तरह का किसके खिलाफ फसाद नहीं किया जाएगा। जो भी करेगा उसको अंदर करने का काम करना चाहिए। कई सवाल है, नहीं हुआ है सर। होगा, मैं बताइए। अरे करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। 92 का दंगा, सवाल सुनिए भाई साहब, मेरा कहना करना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ ये मुद्दा नहीं। जैसा कि सनातन संगठन है उसके ऊपर क्या ये सरकार करे, ये सवाल मैंने ही उठाए। ध्यान में रखिए, हमारे परम मित्र दाभोलकर जी मारे गए, डॉक्टर दाभोलकर, पानसरे मारे गए, उसका क्या होगा? ये सारे सवाल सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि फसाद की इंक्वायरी हुई है, फसाद की इंक्वायरी हुई है। मैं आप इस बात को लेकर के मैं आपके साथ हूं। कमीशन बैठे, इंक्वायरी हुई, लेकिन वो कमीशन की रिपोर्ट जो है वो रद्दी खाने में पड़ी हुई है, कबाड़ खाने में पड़ी हुई है। मुझे ये बताइए कि 92 दंगे में श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट की जो सिफारिशात है, आपने उनको लागू क्यों नहीं किया? आपने हमेशा उसको अपने मैनिफेस्टो में लिया कि हम उसको लागू करेंगे, और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में जो है वो बाला साहब ठाकरे को दोषी बनाया गया है। धुलिया फसाद की रिपोर्ट, धुलिया फसाद की जांच हुई, मालेगांव फसाद की जांच हुई, नानावटी कमीशन की रिपोर्ट है, लेकिन सब रिपोर्टें जो है वो रद्दी के टोकरे में है, किसी पर भी अमल नहीं हो पाया। मैं ये कहूंगा कि पीछे जाने की हुकूमत थी ना, पीछे जाने की बजाय आगे ये देखना चाहिए कि ये महाराष्ट्र अगर सही माने में तरक्की करना है उसको, तो इस तरह के फसाद वगैरह करना ये नहीं। और उद्धव ठाकरे ने आज भी कहा है कि यहाँ कोई डरने की बात नहीं, यहाँ गलत कोई काम करेगा तो उसको हम उन्होंने फाइल के बारे में भी कहा है, गलत फाइल मत बनाओ, मैं खबरदार, मैं ये नहीं करूँगा। ये अच्छी बात है ना। मेरे ख्याल से आगे देखना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए कि हमेशा उनके हाथ में जब सत्ता नहीं रहती तो वो फसाद दंगे करते हैं, लोगों में गलत बातें करते हैं। अभी मेरा डर यही है कि अभी फडणवीस दूसरा तीसरा कुछ नहीं काम करेंगे, ये लोग वही आपके हाथ में, आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में हुकूमत है। यही मेरा कहना है कि सरकार ने बड़ा सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और कोई भी फसाद करेगा नहीं। अगर मैं करूंगा तो मुझे भी अंदर डालने का काम करना चाहिए। शिवसेना अपनी आइडियोलॉजी पर कायम है। इस तरह के संकेत, इस तरह के इशारे जो है वो उद्धव ठाकरे ने दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरा सवाल आपसे ये है, सीधा सवाल आपसे ये है कि आप जो है सावरकर को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, इस बात को लेकर सियासत कर रहे हैं। शिवसेना जो है वो इस बात को लेकर हमेशा डिमांड करती रही है कि वीर सावरकर को जो है वो भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये मुद्दा कहाँ जाएगा ये बताइए। अरे वीर सावरकर का इतना ही मुद्दा है क्या? नहीं, जरा मुझे बोलने देंगे तो बोलूंगा, नहीं तो मैं उठता हूँ। आप नहीं, आपको क्या लगता है कि आपके मुद्दे नहीं है? ये जरा समझ के लीजिए, ये बात नहीं है। सबसे महत्व की बात है, यहाँ शांति रहनी चाहिए, यहाँ विकास होना चाहिए। ये है कि पीछे की बातें लेके अभी वही काम करते रहेंगे। शिवसेना बोलती है वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो कांग्रेस की भूमिका क्या? अगर बाजू करो ना, अभी उन्होंने किया है क्या? ये सारे मुद्दे बाजू रखने का उन्होंने कबूल किया है, तो ये होगा, ऐसा समझ के काम करेंगे ना। अभी ये सरकार 5 साल चलानी है ना, में तो 5 साल चले थे, इस तरह के मुद्दे उन्होंने भी निकालने नहीं चाहिए, हम भी नहीं निकालने चाहिए। चुप रहना चाहिए कुछ मुद्दों के ऊपर। कुछ मुद्दे उनके हैं, गलत मुद्दे हैं, लेकिन अभी उन्होंने भी निकालने चाहिए, हमने भी नहीं निकालने चाहिए। और ये तरक्की के तरफ महाराष्ट्र कैसा लेके जाना, यहाँ किसानों का सवाल है, बेकारी का सवाल है, यहाँ एजुकेशन का सवाल है, यहाँ कारखाने चालू करने का सवाल है, यहाँ लोगों के हालात बहुत खराब है, घरों का सवाल है। ये सारे महत्व के है। मिनिमम प्रोग्राम जो है वो इसके ऊपर ही बिल्कुल बोल रहा है, और ये काम हम लोगों ने करना चाहिए। जी बिल्कुल। आप शक पैदा करके एक लोगों में ये करते हैं कि जो ये ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा मेरा सवाल ये हमने ये नहीं कहना चाहिए कि सावरकर को भारत रत्न मत दो, और उन्होंने ये नहीं कहना कि चाहिए नहीं। आप मतलब आपने क्या सावरकर छोटी बात है क्या के लिए उसके ऊपर लड़ने का? साजी से पहले, हुकूमत बनने से पहले कांग्रेस एनसीपी शिवसेना में जो है वो जो खुफिया मीटिंगें हुई, तो उसमें ये बातें तय हो गई। बिल्कुल तय हो गए कि शिवसेना को जो है वो मुद्दे नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, कुछ मुद्दों के ऊपर चुप रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि शरद पवार के खानदान में जो है वो अंदरूनी सियासत, अंदरूनी जो है वो खींचतानी है? क्योंकि सुप्रिया सुले और अजीत पवार में जो है वो कुर्सी को लेकर के काफ़ी चपकलिश रही हैं, तो यही चीज़ें जो पिछले दिनों सामने आ पाई है उसी का नतीजा है? मुझे नहीं ऐसा लगता।
सुप्रिया जी इस कुर्सी के लिए राजनीति करती हैं, ये मैं मानने नहीं, के लिए कुर्सी के लिए नहीं, ऐसा है। एनसीपी को आगे कौन लीड करेगा शरद पवार जी के पास बाद? शरद पवार के साथ पास वो लीड करने वाले दूसरे भी हैं क्या वही पवार घराना ही चाहिए, ऐसी कोई बात है, ऐसा मुझे नहीं लगता। सुप्रिया जी भी कर सकते हैं, अजित पवार भी कर सकता है, लेकिन अजित पवार को अपनी राजनीति में कुछ फर्क लाना पड़ेगा, कुछ बदलाव लाने पड़ेगा, तब्दीली लानी पड़ेगी। जिस ढंग से वो बीजेपी के साथ गए वो लोगों को अच्छा नहीं लगा। हालांकि मेरे उनके संबंध बड़े अच्छे हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन उन्होंने एक गलती की ऐसा मैं समझता हूं, और वो उस गलती का एक तरह से ह्यूमिलेशन उनका हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में उनकी इमेज जो थी, इमेज ख़त्म हो गई है। अभी उनको क्या करने का क्या नहीं करना शरद पवार जी करेंगे, क्योंकि उनको करना न करना वो उनके पार्टी के इमेज की भी बात है। अच्छा, वो करेंगे। आपने इस पूरे इंटरव्यू में जो है वो मुसलमानों के ताल्लुक से बात की, रिजर्वेशन के बारे में बात की, तो क्या आप जो है वो नए वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की हैसियत से कि मुसलमानों को जो है उनके हक दिए जाए? सवाल सुन लीजिए, रिजर्वेशन दिया जाए, उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, एंटी एग्रोसिटी बिल लाया जाए, और फसाद ना होना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में, मुसलमानों की जानमाल की हिफाजत की जाए। क्या इस सब मुद्दों को लेकर के आप उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। दो बातों के लिए मैं उनको मिलने वाला हूँ, मैं उनकी अपॉइंटमेंट मांगने वाला हूँ। कब मिलने वाले? एक मांगूंगा अपॉइंटमेंट, उनको ज़रा ये इस्टेब्लिश होने दो। सबसे महत्व का विचार ये है कि मुसलमानों को हर दफ़ा तकलीफ़ दी जाती है, वो मस्जिद से बाहर पढ़ने के बाद उसको मारा जाता है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये सारे सवाल मैं ज़रूर हम लोग, मैं खाली मैं नहीं, मौलाना आज़ाद विचार मंच का एक शिष्टमंडल लेके उनको मिलके इसके ऊपर हम बहस करेंगे। हुसैन दलवाई साहब जो है वो इस ख़ास मुलाकात में हमारे साथ थे। आपने देखा कि इन्होंने कितनी बेबाकी से बात की, और इन्होंने जो सबसे अहम बात यहाँ पर जो की वो ये है कि जो गुफ्तगू इस ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में हुई, तो उस चीज़ों को लेकर वो वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, और मुसलमानों के रिजर्वेशन के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ और उनकी तालीमी सूरत हाल पे जो है वो वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके उनको इस बात की जानिब कन्विंस करेंगे। फ़िलहाल वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।